नमस्कार। जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों ने हमारी पहली वीडियो को जरूर देख लिया होगा, मुझे आशा है आप लोगों से यही, क्योंकि जितना बेहतर तरीके से मैंने करवाया हुआ है, अगर कोई छात्र पूरी क्लास को देख लेता है तो निश्चित तौर पर उसके प्रश्न गलत नहीं होंगे उसके एग्जाम में। तो अगर आप देखें तो एशियन हिस्ट्री की हमने पहली क्लास आपको शेयर कर दिया है, और जिसमें मैंने आपको बताया है बौद्ध काल से लेकर गुप्त काल तक की कहानी हमने बताया हुआ है। जो दोस्त हमारे नए हैं वे क्या करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। जो लोग पुराने हैं वे क्या करें, दूसरों को भी शेयर कर दें। देखिए, जितना मेहनत से मैं पढ़ा रहा हूं ना, अगर आप लोगों ने वाकई में हमारे साथ मेहनत कर लिया तो मैं कहता हूं कि कहीं से कहीं तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि हर वो चीजें मैं बहुत अच्छे से कवर कर रहा हूं, चाहे वो किसी भी टॉपिक की बात करें। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा, यदि आपने ठान लिया है कि इसी वर्ष आपका यूपी पुलिस जैसे एग्जाम आपका क्वालिफाई हो, तो उसके लिए जबरदस्त मेहनत आप कर लीजिए। क्योंकि अब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ है। आपको क्या करना होगा, दुगनी मेहनत करनी होगी। यानी कि कहने का मतलब ये है, जबरदस्त मेहनत करना होगा दोस्तों। आइए अब प्रारंभ करते हैं बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए। अब हम आते हैं आज के पहले चरण में, मतलब दूसरे चरण में आते हैं। कल हमने पहला चरण कंप्लीट कर दिया है। देखिए, केवल दो क्लास मैं आपको एशियन हिस्ट्री की प्रोवाइड करा रहा हूं, बस केवल और केवल दो क्लास, और इसके बाद एक क्लास आएगी एमसीक्यू की एशियन हिस्ट्री की, फिर उसके बाद कंप्लीट। ठीक, फिर उसके बाद मीडियल हिस्ट्री की एक आएगी, फिर मॉडर्न हिस्ट्री की आएगी, ऐसे करंट अफेयर्स की एक या दो आएगी। करंट अफेयर्स की ज्यादा नहीं आएगी, एक या दो। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की भी मैं एक लेकर आऊंगा, और बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में ये मत समझिएगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग ये मत समझिएगा कि केवल और केवल मैं अंतरराष्ट्रीय के कुछ वही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वही संगठन कवर करने वाला हूं, नहीं। उसके साथ जो एनवायरमेंट के है संगठन, उसको भी मैं कवर करूंगा। ठीक है, तो आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, बस हमारे द्वारा जितनी भी चीजें पढ़ाई जाए वे सारी चीजें आप पढ़ते चलिएगा। आइए अब प्रारंभ करते हैं बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए। सबसे पहले हम जानते हैं भारतीय इतिहास के जानने के स्रोत के बारे में। कहने का मतलब यह है कि अगर हमें भारत के इतिहास को जानना है तो उसके लिए हमें कुछ प्रोसीजर फॉलो करना होगा, तभी हम भारत के इतिहास को समझ पाएंगे। यानी कि जान पाएंगे कि भारत का इतिहास कैसे रहा है। यानी कि आज से 1000 साल, 500 साल पहले की बात करते हैं या 5000 साल पहले की बात करते हैं, अगर हमें इसके बारे में जानना है तो हमें कुछ ना कुछ प्रोसीजर को फॉलो ही करना पड़ेगा, तभी हम भारत के इतिहास को समझ पाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि आइए हम देखते हैं कि अगर भारत के इतिहास को हमें जानना है तो उसके लिए किन तीन चीजों को हमें देखना पड़ेगा। जैसे कि बात करते हैं, सबसे पहली बात करते हैं साहित्यिक साक्ष्य की बात करते हैं या साहित्यिक स्रोत की बात करते हैं। तो भारत के इतिहास को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साहित्यिक स्रोत अपनाना पड़ेगा। एक तो पहली कंडीशन ए है। दूसरी कंडीशन की बात करते हैं तो दूसरी कंडीशन ये है दोस्तों, कि दूसरी कंडीशन ये है कि विदेशी यात्रियों के विवरण के माध्यम से भी हम भारत के इतिहास को जान सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे विदेशी हैं जो भारत आए, मतलब दूसरे देश से आए भारत में, और भारत में वे कुछ दिन रहे, और भारत के वे लोग कुछ दिन समझे, और समझने के बाद क्या हुआ कि उन लोगों ने भारत के बारे में कहानी लिखी, या भारत के इतिहास के बारे में लिखा कि भारत का समाज कैसे रहा उस समय का, या भारत की आर्थिक व्यवस्थाएं कैसे थी, और भारत की एक तरह से व्यापारिक व्यवस्थाएं कैसे थी, या व्यापार कैसे हो रहा था, या किस तरह से पूरा समाज था, या किस तरह से पूरा देश था कहीं ना कहीं। तो हम विदेशी यात्रियों के विवरण के माध्यम से भी भारत के इतिहास को जान सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो पूरा तात्विक संबंधी स्रोत की बात करते हैं। तो पूरा तात्विक संबंधी स्रोत की बात करते हैं, देखिए पूरा तात्विक से तात्पर्य हो जाता है कि खुदाई वगैरह के माध्यम से। जैसे कि बात करते हैं, अगर हम कहीं पर खोदते हैं, कहीं पर मान लेते हैं कि अगर हमें कहीं पर मानव बस्तियां के बारे में सर्च करना है तो उसके बारे में क्या करना पड़ेगा, हमें खोदना पड़ेगा, यानी कि उत्खनन करना पड़ेगा। और उसके माध्यम से जब वहां कुछ हमें मिलेंगे, मिट्टी के बर्तन या किसी धातु के बर्तन या किसी कोई अन्य चीजें जब मिलेंगे, तो उसके माध्यम से भी हम क्या जान सकेंगे, भारत के इतिहास को जान सकेंगे। अगर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि महोदय ये बता दीजिए कि भारत के इतिहास के जानने के मुख्य स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, तो आप बताइएगा साहित्यिक साक्ष्य के बारे में या साहित्यिक स्रोत के बारे में, फिर विदेशी यात्रियों के विवरण के माध्यम से, फिर पुरातात्विक
स्रोत के माध्यम से। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, यानी कि आइए अब हम बात करते हैं साहित्यिक साक्ष्य के बारे में, यानी कि साहित्यिक स्रोत के बारे में आइए हम जानते हैं। सबसे पहले आइए हम समझते हैं साहित्यिक साक्ष्य के बारे में या साहित्यिक स्रोत के बारे में। देखिए इसके अंतर्गत यदि आप देखेंगे तो साहित्यिक ग्रंथों से प्राप्त सामग्रियों का हम अध्ययन करते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इसके अंतर्गत क्या हम करते हैं कि जो ग्रंथ होते हैं उनसे जो हमें जानकारी प्राप्त होती है उनके बारे में हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, यानी कि समझते हैं कि अच्छा इस तरह का समाज था उस समय, ठीक है, इस तरह की चीजें हम कहीं ना कहीं समझते हैं। ठीक है, अगर आप देखें तो साहित्यिक स्रोत को भी दो भागों में आगे चलकर बांट दिया गया। तो साहित्यिक स्रोत के भी दो भाग हैं। एक तो पहली बात करते हैं धार्मिक साहित्य की बात करते हैं, और दूसरी बात करते हैं दोस्तों लौकिक साहित्य की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों धार्मिक साहित्य की बात करते हैं, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो लौकिक साहित्य। तो ध्यान रखिएगा साहित्यिक स्रोत के भी दो पार्ट हैं, एक तो धार्मिक साहित्य की बात करते हैं और दूसरी बात करते हैं लौकिक साहित्य की बात करते हैं। आइए अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, आइए हम बात कर लेते हैं धार्मिक साहित्य के बारे में। तो आइए हम सबसे पहले किसके बारे में बात कर लेते हैं, तो धार्मिक साहित्य के बारे में आइए हम समझते हैं। देखिए धार्मिक साहित्य की बात करते हैं दोस्तों, धार्मिक साहित्य की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। तो इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, ब्राह्मण की बात करते हैं और ब्राह्मणेतर ग्रंथों की बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते हैं। तो ध्यान रखिएगा धार्मिक साहित्य के अंतर्गत हम क्या करते हैं, तो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, तो हम अध्ययन करते हैं ब्राह्मण और ब्राह्मण ग्रंथ की बात करते हैं या ब्राह्मणेतर ग्रंथ के बारे में हम अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, आइए अब हम समझ लेते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ किसे कहा गया है। आइए हम समझ लेते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ किसे कहा गया है, या कह सकते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर क्या क्या चीजें आती हैं। आइए समझते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं या किन चीजों को एक तरह से शामिल किया गया है दोस्तों। तो ऐसे में अगर आप देखें तो इसके अंतर्गत किसको सम्मिलित किया गया है, एक तो वेदों की बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास चार वेद हैं, आप जानते ही हैं वे चार वेद कौन कौन से हैं। ऋग्वेद की बात करते हैं, यजुर्वेद की बात करते हैं, सामवेद की बात करते हैं और अथर्ववेद की बात करते हैं। तो हमारे पास चार वेद हैं, तो इनके माध्यम से भी हमें भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिल सकती है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं उपनिषद की बात करते हैं, तो उपनिषदों के माध्यम से भी हमें एक तरह से भारत के बारे में जानकारी मिल सकती है। देखिए हमें नहीं पता था कि भगवान राम का जन्म हुआ था, हमें नहीं पता था कि कोई भगवान था और जिसने मानव के रूप में जन्म लिया और जिसने एक तरह से पिता और पुत्र के आदर्शों के बारे में सिखाएगा। तो वो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो रामायण के माध्यम से हमें ये सारी चीजें सीखने को मिली। तो आप देखिए कि रामायण काल से क्या हुआ, हमें ये जानकारी मिली कि कहीं ना कहीं एक तरह से अगर देखें आप तो जो पिता होता है पिता की आज्ञा सर्वोपरि होती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि हमें क्या करना चाहिए, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए और हमेशा सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए। ये हमें हमें किसने सिखाया, तो हमारे रामायण ने सिखाया। तो हमारे रामायण से भी हमें बहुत कुछ जानकारी मिली है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं महाभारत की बात करते हैं। तो महाभारत में बताया गया अधिकारों को लेकर हमें लड़ाई करना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अपने आत्म सम्मान से कोई समझौता नहीं करना चाहिए। और यही चीजें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा है कि एक इंसान को अपने आत्म सम्मान के साथ किसी भी तरह के कोई समझौते नहीं करना चाहिए। देखिए हर जगह लेकिन आत्म सम्मान भी नहीं होता है, ठीक है, कुछ जगह समझदारी वाली बात होती है, तो हर जगह आत्म सम्मान के साथ चीजों को नहीं जोड़ देना चाहिए, ये भी हमें समझना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पुराणों की बात करते हैं। तो हमारे पास कितने पुराण हैं, 18 पुराण हैं और स्मृति ग्रंथों की बात करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, तो ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत आती हैं। तो इनके माध्यम से हमें ये पता चल सकता है कि भारत के इतिहास के बारे में। तो इन सभी चीजों के माध्यम से हमें कैसे पता चल सकता है, तो भारत के इतिहास के बारे में। अब आइए बात करते हैं ब्राह्मणेतर साहित्य के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं या किन चीजों को शामिल किया जाता है। तो जैसा कि बात करते हैं दोस्तों बौद्ध धर्म की बात करते हैं या जैन बौद्ध धर्म या बौद्ध साहित्य की बात करते हैं या जैन साहित्य की बात करते हैं, तो इनके रचनाओं के माध्यम से भी हमें भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिल सकती है। तो इनके माध्यम से भी हमें भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिल सकती है। देखिए बहुत सारे छात्र आते हैं और वे सोचते हैं कि कुछ ऐसा मिल जाए जिससे ये लगे कि हाँ यही पेपर में आएगा।
ठीक है, जो छात्र ऐसा करते हैं वे गलत करते हैं। मैं कहता हूं कि एक बार आप पूरी वीडियो को देख लीजिए, आपको वाकई में वही मिल जाएगा जो आप चाह रहे हैं। लेकिन आप पूरी वीडियो को देखिए, इत्मीनान से समझिए चीजों को, फिर आपको सारी चीजें समझ में आने लगेंगे। अच्छा, इसका ये मतलब हो जाता है। फिर आप पेपर जब देंगे या प्रैक्टिस करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन सही होने लगेंगे। जब तक आप चीजों को नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप पूरी मेहनत और ईमानदारी से नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप मान के चलिए कहीं ना कहीं आपके प्रश्न गलत होते ही रहेंगे दोस्तों। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा कि पूरी क्लास को आप जरूर देखा करें। तो दोस्तों, ऐसे में अगर आप देखें तो हमने धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में जान लिया और ब्राह्मणेतर साहित्य के बारे में भी हमने जान लिया। तो ब्राह्मणेतर साहित्य के बारे में हमने जान लिया, और जिसके अंतर्गत हमने जाना कि बौद्ध साहित्य के बारे में या जैन साहित्य की बात करते हैं तो इनके रचनाओं के माध्यम से हमें पता चलता है कि भारत का इतिहास उस समय कैसे रहा था या कैसे रहा होगा। दोस्तों चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आइए अब हम समझ लेते हैं वेद के बारे में। ठीक है, आइए अब हम समझ लेते हैं वेद के बारे में। देखिए, वेद की बात करते हैं तो भारत के प्राचीनतम ग्रंथ है जो वेद है ना, वो भारत के प्राचीनतम ग्रंथ है। बिल्कुल ओल्डेस्ट ग्रंथ के रूप में अगर आप देखते हैं तो भारत के जो वेद है वे हैं ओल्डेस्ट ग्रंथ हैं। इनके रचना के बारे में बात करते हैं तो इनकी रचना किसने किया था? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन की बात करते हैं तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास की बात करते हैं तो इन्होंने क्या किया है? इसकी रचना किया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, इनका नाम कृष्णा द्वैपायन वेद व्यास जो है वे भारत के वेदों की रचना इन्होंने किया था। तो वेदों की रचना या रचनाकार का नेम आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आप देखें तो वेदों से हमें भारत के प्राचीन काल की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो भारत के प्राचीन काल के बारे में बात करते हैं तो भारत के प्राचीन काल के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है दोस्तों, वो भारत के वेदों से मिलती है। तो ध्यान रखिएगा, वेदों से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आइए अब हम समझ लेते हैं कि हमारे पास वेद कितने हैं। तो अगर आप देखें तो हमारे पास कितने वेद हैं दोस्तों? तो 4 वेद हैं। कितने वेद हैं? अगर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ए पूछा जाता है कि महोदय ए बता दीजिए कि हमारे पास टोटल मिलाकर कितने वेद हैं, तो आप क्या बताएंगे? 4 वेद बताएंगे। कौन कौन से वेद हैं? 4। एक तो पहली बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ऋग्वेद की बात करते हैं। दूसरी वेद की बात करते हैं तो सामवेद की बात करते हैं। तो दूसरा वेद कौन सा हो जाता है? सामवेद हो जाता है। फिर तीसरे वेद की बात करते हैं तो तीसरा वेद कौन सा हो जाता है? तो आप तो जानते ही हैं, यजुर्वेद की बात करते हैं तो यजुर्वेद हो जाता है। और चौथे वेद की बात करते हैं तो आपको ये भी पता होगा, अथर्ववेद की बात करते हैं तो ये चौथा वेद हो जाता है। तो हमारे पास क्या है? 4 वेद हैं। और ये 4 वेद कौन कौन से हैं हमने आपको बता दिया है चारों वेदों के बारे में। आइए अब हम समझ लेते हैं एक एक वेदों के बारे में, यानी कि विस्तृत जानकारी हम हासिल करते हैं, क्योंकि वेदों से हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आइए हम एक एक चीजों को समझते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं ऋग्वेद के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं, प्रथम दृष्टया की बात करते हैं तो ऋग्वेद के बारे में जानते हैं। ठीक है, आर्य जाति की प्राचीनतम, देखिए ऋग्वेद जो है समस्त आर्य जाति की प्राचीनतम रचना है। तो ऋग्वेद की बात करते हैं, जो हमारे आर्य हैं, हमारे यहाँ ये विदेश से आए हुए जो लोग हैं वे आर्य हैं। तो इनकी जाति की जो प्राचीनतम रचना है वो अगर आप देखें तो ऋग्वेद है। विद्वानों के अनुसार बताया जाता है कि ऋग्वेद की रचना आर्यों ने किया था। ठीक है, आर्यों की बात करते हैं तो इन लोगों ने क्या किया था? एक तरह से ऋग्वेद की रचना किया था। और कहां पर किया था दोस्तों? पंजाब में किया था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगर आप देखेंगे तो चारों वेदों में से ये जो 4 वेद है ना, इन चारों वेदों में सबसे प्राचीनतम वेद के रूप में अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद है। तो इन चारों वेदों की बात करते हैं तो इन चारों वेदों की बात करते हैं तो इन चारों वेदों में सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है साथियों? तो सबसे प्राचीनतम वेद है वो है दोस्तों, एक तरह से अगर आप देखेंगे तो है ऋग्वेद की बात करते हैं, जिसमें अगर आप देखें तो 10 मंडल है, 8 अष्टक है और 10,600 मंत्र है और 1028 सूक्त है। ये वाला क्वेश्चन तो कई बार आ चुका है कि महोदय ये बता दीजिए, देखिए यहाँ 10,600 है लेकिन कहीं कहीं पर 10,500 भी मिलता है, तब भी सही मार दीजिएगा।
ठीक है, दोनों नहीं मिलेगा, जो मिलेगा एक भी मिलेगा, कर दीजिएगा। तो दोस्तों अगर आप देखें तो 10 मंडल, 8 अष्टक है और 10,600 मंत्र या 500 मंत्र की बात करते हैं और 1028 सूक्त की बात करते हैं। ठीक है, तो ये बातें याद रखिएगा। एक और बात मैं आपको बताता हूँ ऋग्वेद के बारे में कि ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है ना, 9वें मंडल को क्या कहा गया है? सोम मंडल कहा गया। क्या कहा गया है? तो ऋग्वेद के 9वें मंडल को क्या कहा गया है? सोम मंडल कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है ना, उसे क्या कहा गया है? सोम मंडल कहा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, ऋग्वेद से ही हमने गायत्री मंत्र को लिया हुआ है। ठीक है, और हमारा गायत्री मंत्र कौन सा है? ओम भूर्भुवः स्वः की बात करते हैं। तो ये हमारा गायत्री मंत्र है, इसको हमने कहां से लिया हुआ है? तो इसको हमने कहां से लिया हुआ है दोस्तों? तो ऋग्वेद से लिया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद से ही हमने गायत्री मंत्र को लिया हुआ है। ये हमारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो हमने ऋग्वेद के बारे में क्या जाना कि सबसे प्राचीनतम वेद है, इसकी रचना आर्यों ने किया था। कहां पर किया था? पंजाब में किया था। और इसमें आपको 10 मंडल, 8 अष्टक, 10,600 या 500 मंत्र की बात करते हैं, 1028 सूक्त की बात करते हैं। और उसके बाद इसके 9वें मंडल को क्या कहा गया है? सोम मंडल कहा गया है। तो इसके 9वें मंडल को क्या कहा गया है? सोम मंडल कहा गया है। फिर उसके बाद हमने जाना कि गायत्री मंत्र को हमने यहीं से लिया है। अगर मुझे नोट्स बनाना हो तो मैं ऐसे ही बना लूं, बस इतने में मेरा ऋग्वेद कंप्लीट हो गया। अगर मुझे नोट्स बनाना हो तो मैं इतने में ही ऋग्वेद को कंप्लीट कर दूंगा। बस इतना ही, ऐसे ही आपको नोट्स बनाना है। अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो ज्यादा नहीं, आप देखते चलिए, वीडियो को पॉज मत किया करें, आप देखते चला करें और लास्ट में क्या किया करें? रुक जाया करें और रुक कर फटाफट लिख लिया करें। फिर उसके बाद एक ही बार में, बार बार नहीं तो समझ ज्यादा जाएगा। ठीक है, आइए अब बात कर लेते हैं यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद में तो आप जानते हैं यज्ञ के नियमों और विधि विधानों के बारे में बताया गया है। तो यजुर्वेद में बताया गया है दोस्तों यज्ञ जानते हैं कि नहीं? जो एक तरह से हवन होता है। ठीक है, तो उसमें उसके बारे में, उसके नियम और विधि विधानों के बारे में बताया गया है। एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो आपका वेद है यजुर्वेद की बात करते हैं, तो यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य में भी लिखा गया है और पद्य में भी लिखा गया है। तो गद्य और पद्य में लिखा गया वो कौन सा वेद है? तो आप बताएंगे यजुर्वेद के बारे में। आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है कि महोदय ये बता दीजिए वो कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। तो ध्यान रखिएगा आप यजुर्वेद के बारे में। हाँ, यजुर्वेद के दो भाग हैं, एक कृष्ण आयुर्वेद या यजुर्वेद की बात करते हैं और दूसरे की बात करते हैं दोस्तों शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद ही लिख दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। एक कृष्ण यजुर्वेद की बात करते हैं और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद की बात करते हैं। इसके पुरोहित को क्या कहा गया है? जो इसमें मंत्रों का उच्चारण करता है उसे अधर्य कहा गया है। क्या कहा गया है? अधर्य कहा गया है। ये याद रखिएगा आप लोग। तो यजुर्वेद के बारे में अगर आप देखें तो अगर हमें यजुर्वेद के बारे में नोट्स बनाना हो तो हम ज्यादा नहीं बनाएंगे, बस 2-3 बातें। एक तो पहली बात करेंगे हम, यजुर्वेद में क्या है? यज्ञ के नियमों और विधि विधानों के बारे में बताया गया है, पहला पॉइंट। दूसरा ये है कि गद्य और पद्य में दोनों में लिखा गया है, गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। क्लियर? फिर उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है? इसके पुरोहित को क्या कहा गया है? अधर्य कहा गया है। बस इतना है, बस हो गया, दैट्स इट, कंप्लीट हो गया। अगर यजुर्वेद आपको लिखना हो तो आपको सीधा और सीधा इतना ही बता देना, 3 पॉइंट आपको लिख लेना है। अगर आप ये भी लिखना चाहते हैं कि शुक्ल यजुर्वेद है, इसके 2 भाग है, शुक्ल और कृष्ण लिख लीजिए और लास्ट में यजुर्वेद लिख लीजिएगा, नहीं तो हेडिंग तो आपने पहले ही डाला है। बस दैट्स इट, इतना ही आप लिख लीजिए, आपकी नोट्स कंप्लीट हो जाएगी, हो गई, समझ लो। चलिए अब ये बात करते हैं सामवेद के बारे में। देखिए सामवेद के बारे में बात करते हैं तो इसे भारतीय संगीत का जनक या पिता कहा जाता है। तो भारत के संगीत का जनक किसे कहा गया है महोदय? तो भारत के संगीत का जनक कहा गया है, भारत के संगीत का जनक कहा गया किसे? सामवेद को कहा गया है। क्योंकि जो सारे गामा है ना, सारे गामा पा धा सा पा नी का की बात करते हैं, तो इसको हमने कहां से लिया है? यहीं से लिया हुआ है। तो ये जो हमारे सप्त स्वर हैं, जो हमारे 7 स्वर है, सा रे गा मा पा धा सा पा नी,
का बात करते हैं तो इसको हमने कहाँ से लिया है, सामवेद से ही लिया है। तो इसको हमने कहाँ से लिया है दोस्तों, सामवेद से लिया है, और जिसकी वजह से इसे क्या क्या कहा जाता है, भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसमें कुल कितनी ऋचाएं हैं। तो इसमें कुल कितने ऋचाएं हैं, 1549 है। ये सब याद हो नहीं रखना, बस सुन लीजिए बहुत है। और 78 ही ऋचाएं ऐसे हैं जो ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, एक मिनट, इसमें मात्र 78 ऋचाएं ही हैं जो नई है। हाँ ठीक है, इसमें 78 ऋचाएं जो हैं वो केवल और केवल नई है। बाकी सारी अगर आप देखते हैं इसमें से 78 नई है, बाकी सब कहां से लिया गया है, तो ऋग्वेद से लिया गया है। चलिए यहाँ पर एक खास बात ये याद कर लीजिएगा, सामवेद में मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र के बारे में बताया गया है। तो सूर्य की स्तुति के मंत्र के बारे में बताया गया है, साथ में ये याद रखिएगा। और इसके 3 मुख्य शाखाएं हैं, एक जैमिनीय, दूसरा है रमणीय की बात करते हैं, चौथा है कौथुम की बात करते हैं। तो इसे रमणीय याद रख लीजिएगा, रमणीय की बात करते हैं। ठीक है, तो रमणीय की बात करते हैं तो इसके 3 शाखाएं, जैमिनी, रमणीय और कौतम की बात करते हैं तो इसके 3 शाखाएं हैं। आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, नहीं तो आपको केवल एक ही पॉइंट इसमें याद रखना है सामवेद में कि भारतीय संगीत के इसे जनक कहा जाता है। सूर्य की स्तुति के मंत्र को हमने यहीं से लिया। बस 2 पॉइंट आप अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा अगर आपका मन करता है, नहीं तो कोई बात नहीं। आइए हम बात कर लेते हैं अथर्ववेद के बारे में। देखिए आप तो कहीं ना कहीं ये पढ़ते ही होंगे ना, जब आप कभी ट्रेनों पर जाते हैं, ट्रेनों में से आप कहीं जाते हैं या आप बसों से कहीं जाते हैं तो उसमें लिखा रहता है मन चाहा प्यार पाए और वसीकरण और तमाम तरह की चीजें लिखी होती है। तो ये वही चीजें हैं जो ये अथर्ववेद है ना, लोग क्या करते हैं इसी वेद से पढ़ते हैं या इसी वेद को पढ़कर क्या होता है इस तरह की जानकारी हासिल करते हैं कि कैसे क्या करना चाहिए। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि मनुष्य के अंधविश्वासों विचारों के विवरण के बारे में अगर आप देखेंगे तो यही मिलेगा। और इस वेद में जादू टोना रोग निवारण भी मिलेगा, विवाह वशीकरण ब्राह्मण धर्म की बात करते हैं, समाज की निष्ठा औषधि का प्रयोग, ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ मिलती है, तो अथर्ववेद में मिलती है, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें कुल मिलाकर 20 मंडल है, 731 ऋचाएं हैं, 5987 मंत्र है। नहीं याद रखना इतना। यह जो है चौथा और अंतिम वेद है, इसमें अगर आप देखते हैं तो यह चौथा और अंतिम वेद है। इसमें रचना जो की गई, इस वेद की रचना किसके नाम पर की गई है, तो एक ऋषि थे। ध्यान रखिएगा, इस वेद की जो रचना की गई है या इस वेद का जो नाम रखा गया है, तो इस वेद की जो नाम रखा गया है, रचना की गई है, अथर्वा ऋषि के नाम पर की गई है। तो याद रखिएगा अथर्ववेद जो है अथर्वा ऋषि के नाम पर पड़ा हुआ है। इसमें एक बातें याद रखना ही होगा कि एकमात्र इसका ब्राह्मण ग्रंथ है वो है गोपद है। तो गोपद किसका है, तो गोपद की बात करते हैं, गोपद होना चाहिए, गोथप नहीं, गोपद। ठीक है, गोपद की बात करते हैं, ठीक है ऐसा होना चाहिए। तो गोपद की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका एकमात्र ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ की बात करते हैं तो गोपद है। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, उपनिषद के बारे में बात करते हैं। देखिए उपनिषद का शाब्दिक अर्थ हो जाता है समीप बैठना, यानी कि नजदीक बैठना। तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है, नजदीक बैठना। इसमें आत्मा परमात्मा के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों के संग्रह किया गया है। उपनिषदों के बारे में बात करते हैं तो एक क्या है, वेदों का अंतिम भाग होता है। तो ध्यान रखिएगा उपनिषद उसे कहा गया है जो वेदों का अंतिम पार्ट होता है, उसे क्या कहा गया है, उपनिषद कहा गया है। ठीक है, और इसीलिए इसे क्या कहा गया है, वेदांत भी कहा गया है। और टोटल मिलाकर जो उपनिषदों की संख्या हमारे पास 108 है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ये बता दीजिए कि टोटल मिलाकर कितने उपनिषद है हमारे पास, तो टोटल मिलाकर जो उपनिषद है हमारे पास 108 है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसका राष्ट्रीय वाक्य की बात करते हैं, सत्यमेव जयते की बात करते हैं। इसको हमने कहां से लिया हुआ है, मुंडोक उपनिषद से लिया है। ये वाला क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है कि हमने सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको हमने लिया है मुंडोक उपनिषद से लिया हुआ है। तो सत्यमेव जयते को आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन दोस्तों पूछा ही जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अरण्यक के बारे में बात कर लेते हैं कि अरण्यक के बारे में बात करते हैं तो इसकी रचना अरण्यों या कह सकते हैं वनों में पढ़ाए जाने के लिए की गई थी। तो वनों में पढ़ाए जाने के लिए क्या किया गया था दोस्तों, क्या किया गया था, अरण्यक की रचना की गई थी या किया गया था, इसलिए इन्हें अरण्यक कहा गया है। अरण्यक में क्या है, यज्ञों के स्थान पर ज्ञान और चिंतन को प्रधानता दी गई है।
अब प्रमुख आरण्यक आपको याद रखना है, प्रमुख आरण्यक के बारे में आपको याद रखना है। एक तो ऐत्रेय की बात करते हैं, फिर उसके बाद सांख्यान की बात करते हैं, फिर तैत्तिरीय की बात करते हैं, एक मिनट, तैत्तिरीय, जैमिनी और छंदोग्य की बात करते हैं, छंदोग्य ही सही होगा, तो छंदोग्य की बात करते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये है हमारे एक तरह से अगर आप देखें तो आरण्यक है, इनका नेम याद रखिएगा। ऐत्रेय, तैत्तिरीय और सांख्यान और जैमिनी का नेम तो याद ही रखना है, और छंदोग्य अगर याद रखना है तो रख सकते हैं। वेदांग किसे कहा गया है? वेदांग की बात करते हैं, वेदों को अच्छे से समझने के लिए वेदांगों की रचना की जाती है या की गई है। तो वेदों को अच्छे से समझने के लिए क्या किया गया है दोस्तों? वेदांगों की रचना की गई है। और हमारे पास वेदांग में अगर आप देखें तो क्या क्या चीजें आ जाती हैं? शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण और छंद, कल्प, निरुक्त की बात करते हैं। ये सभी क्या करती हैं? वेदों को शुद्ध उच्चारण और याज्ञादि करने में क्या करते हैं? कहीं ना कहीं सहायता प्रदान करते हैं, तो याद रख लीजिएगा। आइए हम बात करते हैं पुराणों के बारे में, बात कर लेते हैं। हमें पहले ही हमने आपको बताया है कि पुराणों की संख्या हमारे पास यानी कि 18 है, यानी कि हमें पहले ही पता है कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है। जिसमें सबसे प्राचीन पुराण की बात करते हैं तो सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है दोस्तों? मत्स्य पुराण की बात करते हैं। इसकी रचना किसने किया हुआ है? तो इसकी रचना किया हुआ है लोमहर्षक और उनके पुत्र उग्रश्रवा की बात करते हैं तो उनके पुत्र उग्रश्रवा ने क्या किया हुआ है? इसकी रचना किया हुआ है। ये देखिए पुराणों का संख्या कितनी है? 18, और इसका संकलन कब किया गया था? गुप्त काल में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बात मैं आप लोगों से कह देता हूँ, जो लोग नए हैं वे क्या करें, चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इतना तो बनता ही है। जिस तरह से मैं आपको मेहनत करके सारी चीजें दे रहा हूँ, अगर अब भी आप नहीं देते हैं तो समझ लीजिए कि आप बड़ा ही गलत कर रहे हैं। अगर अब भी आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप बड़ा ही अन्याय कर रहे हैं हमारे साथ। तो अन्याय तो नहीं होना चाहिए, ये भी आपका कर्तव्य बनता है। आइए हम बात करते हैं रामायण के बारे में। तो रामायण की बात करते हैं दोस्तों, तो इस महाकाव्य की रचना कब की गई थी? तो दूसरी शताब्दी के आसपास की गई थी, और जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने किया था। किस भाषा में किया था दोस्तों? तो इसको किस भाषा में किया था? तो संस्कृत भाषा में किया था। और इसी संस्कृत भाषा को अवधी भाषा में किसने कन्वर्ट किया था? तो इसे अवधी भाषा में कन्वर्ट किया था तुलसीदास जी को। ध्यान रखिए, तुलसीदास जी ने किया था। तो तुलसीदास जी की बात करते हैं तो इन्होंने क्या किया था? रामायण की बात करते हैं तो इसे अवधी भाषा में कन्वर्ट किया था। ठीक है, स्टार्टिंग में अगर आप देखें तो इतने 6000 श्लोक थे, फिर आगे चलकर अगर आप देखें तो 24000 श्लोक हो जाते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं दोस्तों, अब आइए बात कर लेते हैं महाभारत के बारे में। अब आइए बात कर लेते हैं महाभारत के बारे में। तो आप महाभारत के बारे में इतना याद कर लीजिएगा, इसकी रचना की गई थी दोस्तों 4वीं शताब्दी में, और किसने किया था? महर्षि वेद व्यास ने किया था। तो महर्षि वेद व्यास की बात करते हैं तो इन्होंने महाभारत की रचना किया था। आपके एग्जामिनेशन में दोस्तों पूछा जाता है तो आप भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख कहां पर मिलता है? तो ये याद रख लीजिएगा कि महाभारत का जो प्रारंभिक उल्लेख मिलता है दोस्तों, आश्रलायन गृह सूत्र में इसके बारे में जानकारी मिलती है या मिलता है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, सूत्र किसे कहा गया है? इस साहित्य की रचना ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के आसपास की गई थी। सूत्र ग्रंथों को कल्प भी कहा गया। तो सूत्र ग्रंथों को क्या कहा गया? आपको इतना ध्यान रखना। देखिए जो चीजें मैं छोड़ रहा हूँ ये मत सोचिए मैं पढ़ाना नहीं चाह रहा हूँ। देखिए समय कम है इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि फटाफट जो चीजें मेन मेन है ना उसको ज्यादा बता दूं, बाकी चीजों को छोड़ दूं। तो जो सूत्र ग्रंथ है ना इन्हें क्या कहा गया है? इन्हें कल्प कहा गया है। तो याद रखिएगा सूत्र ग्रंथों को क्या कहा गया है? कल्प कहा गया है। अब कल्प सूत्र की बात करते हैं, किसे कहा गया है? कल्प सूत्र की बात करते हैं कि कल्प सूत्र किसे कहा गया है? ऐसे सूत्र जिसमें नियमों और विधि का प्रतिपादन किया गया हो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कल्प सूत्र कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कल्प सूत्र उसे कहा गया है जिनमें नियमों और विधि का प्रतिपादन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? कल्प सूत्र कहा जाता है। तो दोस्तों साहित्यिक स्रोत में हमने आपको एक तरह से अगर आप देखें तो धार्मिक स्रोत के बारे में बता दिया है। अब मैं आपको बताने चल रहा हूं लौकिक साहित्य के बारे में। तो आइए हम समझ लेते हैं लौकिक साहित्य या एक तरह से लौकिक साहित्यिक स्रोत के बारे में। आइए देख लेते हैं कि कैसे हमें भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी या कैसे हम भारत के इतिहास के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। देखिए जो लोग नए हैं वे क्या करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग पुराने हैं वे क्या करें, दूसरों को भी शेयर कर दें। आइए प्रारंभ करते हैं। इसके अंतर्गत यदि आप देखेंगे तो ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों एवं जीवनियों के बारे में उल्लेख किया गया है, जिसमें भारतीय इतिहास के जानने में हमें काफी मदद मिलती है।
सबसे पहली बात कर लेते हैं आचार्य चाणक्य की बात करते हैं, जिनका एक नाम था कौटिल्य की बात करते हैं और दूसरा नाम इनका क्या था, विष्णुगुप्त था। तो ध्यान रखिएगा, इनका एक नाम विष्णुगुप्त, दूसरा कौटिल्य की बात करते हैं। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य की पुस्तक कौन सी थी दोस्तों, तो इनकी पुस्तक थी दोस्तों, वो थी अर्थशास्त्र की बात करते हैं। और अर्थशास्त्र क्या बताता है, मौर्य काल के इतिहास और शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी देती है। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो अर्थशास्त्र है ना दोस्तों, ये मौर्य काल के इतिहास और शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी देती है। नेक्स्ट बात करते हैं, कश्मीर के कवि रहे हैं कल्हड़ की बात करते हैं, तो इनके द्वारा रचित एक पुस्तक है दोस्तों, वो है राजतरंगिणी। तो ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है कि ये पुस्तक किसकी है, राजतरंगिणी तो इनकी है। इन्होंने ऐतिहासिक रचनाओं के बारे में जानकारी दिया हुआ है दोस्तों, ये बातें भी ध्यान रखिएगा। आइए, विशाख दत्त की एक पुस्तक है दोस्तों, विशाख, देखिए मौर्य काल के इतिहास के बारे में जानने के लिए समझिएगा, अगर हमें मौर्य काल के इतिहास के बारे में जानना है तो हमें कुछ किताबों का सहारा लेना पड़ेगा, यानी कि कुछ किताबें हमें पढ़नी पड़ेगी, तब हम मौर्य काल के इतिहास के बारे में जान पाएंगे। और उन किताबों के बारे में बात कर लेते हैं कि वे कौन कौन सी किताब हैं और उन किताबों को किसने लिखा हुआ है। जैसा कि बात करते हैं, विशाख दत्त की जो पुस्तक है दोस्तों, वो है मुद्रा राक्षस। और सोमदेव की बात करते हैं, इनकी पुस्तक का नेम क्या है, कथा सारित्य सागर की बात करते हैं। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं क्षेमेंद्र की बात करते हैं, तो इनकी पुस्तक का नेम क्या है, तो बृहद कथा मंजरी की बात करते हैं, ये इनकी पुस्तक है। तो क्षेमेंद्र की पुस्तक कौन सी है, बृहद कथा मंजरी। ध्यान रखिएगा, मौर्य काल के इतिहास के बारे में हमें जानने के लिए हमें कुछ किताबों को हमें पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि एक और मैं बता देता हूं, जैसे इंडिका, मेगास्थनीज की एक पुस्तक होगी, इंडिका की बात करते हैं, उससे पढ़ना पड़ेगा। आचार्य चाणक्य की बात करते हैं, उनकी किताब को पढ़ना होगा। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो विशाख दत्त की जो पुस्तक है दोस्तों, मुद्रा राक्षस को पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद सोमदेव की जो पुस्तक है कथा सारित्य की बात करते हैं, उसे पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप देखेंगे क्षेमेंद्र की बात करते हैं, तो उसकी किताब की बात करते हैं, बृहद कथा मंजरी को पढ़ना पड़ेगा। तब हम क्या जान पाएंगे, एक तरह से मौर्य काल के इतिहास के बारे में हम जान पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, संगम साहित्य से दक्षिण भारत के प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, पतंजलि की एक पुस्तक है दोस्तों महाभाष्य से, और कालिदास की जो पुस्तक है मालविकाग्निमित्रम की बात करते हैं। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर ज्यादातर कौन सी किताबें किससे रिलेटेड है, ये ज्यादा पूछा जाता है। कौन सी किताबें किससे रिलेटेड है या कौन सी किताब किसके बारे में जानकारी देती है या दे रही है, तो इससे जरूर पूछा जाता है। चलिए, जैसे कालिदास की बात करते हैं तो इनकी पुस्तक का नेम क्या है, मालविकाग्निमित्रम की बात करते हैं। और मालविकाग्निमित्रम की बात करते हैं दोस्तों, तो ये जो है एक तरह से शुंग काल के बारे में बताती है, यानी कि शुंग काल का इतिहास कैसे रहा है, तो इसके बारे में जानकारी देती है। कौन कौन सी, एक पतंजलि की बात करते हैं, इनकी पुस्तक का नेम क्या है, महाभाष्य की बात करते हैं, महाभाष्य है। फिर उसके बाद बात करते हैं मालविकाग्निमित्रम की बात करते हैं, ठीक है, ये बातें याद रखिएगा। राजशेखर की एक पुस्तक है दोस्तों, प्रबंध कोश की बात करते हैं, जो गुजरात के चालुक्यों के इतिहास के बारे में जानकारी देती है। तो ध्यान रखिएगा, राजशेखर की जो पुस्तक है, राजशेखर की पुस्तक की बात करते हैं, तो राजशेखर की पुस्तक कौन सी है, प्रबंध कोश की बात करते हैं। एक किसके बारे में जानकारी देती है, तो गुजरात में जो चालुक्य वंश था उसके बारे में जानकारी देती है। दोस्तों, किताबों से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, किताबों से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगर आप भूलते हैं तो समझ लीजिए एक नंबर आप अपना गंवा रहे हैं। भारत पर हुए यवन आक्रमण की महत्वपूर्ण जानकारी हमें कहां से मिलती है, गार्गी संहिता से मिलती है। अब हम बात करते हैं ऐतिहासिक जीवनियों के बारे में। जैसे अश्वघोष की एक पुस्तक है बुद्ध चरित, तो अश्वघोष की पुस्तक कौन सी है दोस्तों, बुद्ध चरित की बात करते हैं। और बाण भट्ट की पुस्तक का नेम क्या है, हर्षचरित की बात करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और बिल्हड़ की बात करते हैं, तो बिल्हड़ की बात करते हैं तो विक्रमांक देव चरित की बात करते हैं, ये इसकी पुस्तक है। पद्मगुप्त की बात करते हैं तो नौ शाह सांक की बात करते हैं, तो इसकी पुस्तक है। पद्मगुप्त की बात करते हैं, इसकी पुस्तक का नेम क्या है, नौ शाह सांक की बात करते हैं, ये इसकी पुस्तक है। चरित का मतलब आप पुस्तक ये ध्यान रखिएगा। क्षेमेंद्र की बात हेमचंद्र की पुस्तक कौन सी है, तो कुमार पाल चरित की बात करते हैं। और जयानक की बात करते हैं, तो इसकी पुस्तक कौन सी है दोस्तों, पृथ्वीराज विजय की बात करते हैं, ये इसकी पुस्तक है। तो ये सब ऐतिहासिक जीवनियों के बारे में बात करते हैं, तो ये सब
इतिहास के जीवनियों के बारे में हमें जानकारी देते हैं। यानी कि कुल मिलाकर ये बहुत सारी जानकारियां हमें एक तरह से देते हैं। तो इनकी किताबों का नेम जरूर ध्यान रखिएगा। किताबों से आपके एग्जामिनेशन में एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, इसलिए किताब को आपको भूलना नहीं है, हर एक किताब को ध्यान रखना है। ठीक है, आइए हम बात कर लेते हैं अब विदेशी विवरण के बारे में, यानी कि विदेशी यात्रियों के माध्यम से हमें भारत के इतिहास के बारे में कैसे जानकारी मिलेगी। तो आप लोग क्या किया करें, कुछ अपने पास रख लिया करें। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, केवल 35 मिनट ही हुआ है, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, केवल 35 मिनट हुआ है। ये मान के चलिए ये दूसरी मैराथन क्लास है। ये दोनों मैराथन क्लास जिन छात्रों ने पूरे अच्छे तरीके से देख लिया ना, मैं कहता हूं कि उसके प्रश्न गलत नहीं होंगे। बाकी अगर वो नहीं देखता है ईमानदारी से तो फिर तो वो जानता है उसकी तैयारी अच्छी नहीं होगी। तो बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी, बस आपको क्या करना है, हमारा सहयोग करना और हमारे साथ मेहनत करना होगा। चलिए, करनी होगी। चलिए बात करते हैं विदेशी यात्री के विवरण से भारत के सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी मिल जाती है। तो भारत के राजनीतिक की बात करते हैं, भारत की सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं, तो हमें यहाँ से जानकारी मिल जाती है विदेशी यात्रियों के विवरण से। अब अगर हमें विदेशी यात्रियों के बारे में समझना है तो तीन तरह से समझना पड़ेगा। एक तो यूनान और रोम के जो लेखक आए हैं वे लोग क्या कहते हैं, और कुछ चीन के भी यात्री आए हैं, यानी कि कुछ चीन से भी आए हुए हैं, तो वे लोग क्या कहते हैं अपनी किताबों में, या वे क्या बताते हैं, और कुछ अरब से भी यात्री आए हुए हैं, तो ये क्या बताते हैं। तो हमें एक एक चीजों को समझना होगा ताकि हमारे क्वेश्चन गलत ना हो हमारे एग्जाम में। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं यूनान और रोम के लेखकों के बारे में, देख लेते हैं कि ये क्या बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हेरोडोटस की बात करते हैं, जो इतिहास के जनक माने जाते हैं। तो हेरोडोटस कौन थे, वे थे इतिहास के जनक थे, और इनकी पुस्तक का नाम ध्यान रखिएगा। इनकी पुस्तक थी दोस्तों हिस्टोरिका की बात करते हैं, इनकी पुस्तक है। कई बार क्वेश्चन में पूछ भी लिया जाता है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछ लेता है कि भैया हिस्टोरिका किसकी पुस्तक है, तो बहुत सारे छात्र नहीं बता पाते हैं। तो हिस्टोरिका किसकी पुस्तक है, तो हिस्टोरिका जो पुस्तक है दोस्तों वो है हेरोडोटस की बात करते हैं। ठीक है, अब ये पुस्तक बताती क्या है, ये बताती है कि भारत और फारस के बीच में संबंध कैसे रहा है। तो भारत और फारस के बीच में संबंध कैसे रहा, इसके बारे में यह पुस्तक बताती है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब बात करते हैं टेसियस के बारे में कि टेसियस कौन था। तो टेसियस जो था ईरान का एक राजवैद्य था। कौन था, ईरान का एक राजवैद्य था, जो कि भारत की समस्त जानकारी ईरानी अधिकारियों से इसने प्राप्त किया था। तो भारत की समस्त जानकारी इसने कहां से प्राप्त किया था, तो वो किया था ईरान के अधिकारियों से किया था। तो आपको इतना याद रखना है कि टेसियस जो था ईरान का एक राजवैद्य था। ठीक है, अब मेगास्थनीज की बात करते हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो एक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करता था। किसके दरबार में रहा करता था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करता था, ध्यान रखिएगा। तो ये फिर चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास के बारे में ही बताएगा कहीं ना कहीं। तो एक कौन था, पहले तो ये ध्यान रखिएगा, ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर की बात करते हैं। तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था, मेगास्थनीज था। तो मेगास्थनीज कौन था, तो सेल्यूकस निकेटर की बात करते हैं, तो इसका राजदूत था। अब इसके बारे में बात करते हैं, तो एक कहाँ रहता था, मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। इसकी पुस्तक की बात करते हैं, तो इसकी पुस्तक क्या थी दोस्तों, इसकी पुस्तक का नाम था इंडिका, और इसने अपने पुस्तक में मौर्य काल के समाज और संस्कृति के बारे में बताया हुआ है। अपने पुस्तक में इसने समाज को 7 वर्गों में विभाजित करके बताया हुआ है कि जो मौर्य काल का समाज था वो 7 वर्गों में बटा था। कितने वर्गों में बटा था, तो 7 वर्गों की बात करते हैं, या 7 भागों में बटा था। नेक्स्ट बात करते हैं डाईमेकस की बात करते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, तो डाईमेकस की बात करते हैं दोस्तों, डाईमेकस की बात कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा डाईमेकस की बात करते हैं, तो डाईमेकस की बात करते हैं, तो डाईमेकस में यहां लिख देता हूं, डाईमेकस। तो डाईमेकस की बात करते हैं, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम के राजदूत था। तो किसका राजदूत था, तो ध्यान रखिएगा सीरिया का राजा जो था, नरेश मतलब होता है राजा, एंटियोकस प्रथम का राजदूत था, जो कि बिंदुसार के दरबार में रहा करता था। तो ध्यान रखिएगा ये बिंदुसार के दरबार में रहा करता था या आया था, देखिए आया था या रहा करता था, बात एक ही है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बिंदुसार के दरबार में रहा करता था कौन, डाईमेकस का नाम ध्यान रखिएगा। अब है नेक्स्ट बात करते हैं डायोनीसियस की बात करते हैं। तो डायोनीसियस की बात करते हैं, तो डायोनीसियस कौन था, मिस्र की बात करते हैं, मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय।
ठीक है, तो टॉलमी द्वितीय, मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय फिलेडेल्फस का राजदूत था। ठीक है, ये अशोक के दरबार में आया था, या अशोक के दरबार में रहा करता था। डायोनिसियस का नेम याद रखना कि डायोनियस जो था, डायोनिसियस की बात करते हैं तो डायोनिसियस जो था वो अशोक के दरबार में रहा करता था। तो इसका नेम भी याद रखिएगा, कौन था, हाँ डायोनिसियस। डायोनिसियस की बात करते हैं तो इनके दरबार में रहा करता था। सम्राट अशोक के बारे में बात करते हैं। ठीक है, पिछले वाली क्लास में मैंने बता दिया, सम्राट अशोक के बारे में मैंने पढ़ा भी दिया है। प्लिनी की बात करते हैं, बहुत बार पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका नेम याद रखिएगा प्लिनी। मैं लिख देता हूँ, वहां पर हो सकता है कम आ रहा हो तो मैं लिख दे रहा हूँ भैया, प्लिनी। ठीक है, एक मिनट यार, एक क्या है, एक मिनट। तो प्लिनी का नेम याद रखेगा, प्लिनी की बात करते हैं तो इसके बारे में याद रखिएगा। इसकी पुस्तक का नेम क्या है, तो इसकी पुस्तक का नेम है दोस्तों नेचुरल हिस्टोरिका। अब नेचुरल हिस्टोरिका की बात करते हैं तो आप समझ सकते हैं ये नेचर के बारे में ही कहीं ना कहीं अपनी बातें लिखी होगी, या इस किताब में कहीं ना कहीं नेचर के बारे में ही जानकारी मिली होगी या मिलेगी दोस्तों। पेड़ पौधों, खनिज व आदि के बारे में इसमें जानकारी दी जाती है, भूलिएगा नहीं। कब यह किताब लिखी गई थी, प्रथम शताब्दी में लिखी गई थी। प्लिनी की पुस्तक कौन सी है, नेचुरल हिस्टोरिका की बात करते हैं, बहुत बार हमारे एग्जाम में आ चुका है। चलिए टॉलमी के बारे में बात कर लेते हैं। तो टॉलमी के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो टॉलमी के बारे में बात कर लेते हैं। तो टॉलमी नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो टॉलमी मैं लिख देता हूँ। टॉलमी, देखिए जो चीजें ना दिखाई देना वो मैं बोल भी रहा हूँ ना, तो बोलने से भी सुन लिया करें। तो टॉलमी की बात करते हैं तो इसने दूसरी शताब्दी के लगभग, अगर आप देखें तो दूसरी शताब्दी में इसने एक पुस्तक लिखा था, वो थी पुस्तक का नेम भूगोल। तो भूगोल पुस्तक किसने लिखा हुआ है, तो टॉलमी की बात करते हैं तो इसने पुस्तक जो लिखी थी दोस्तों भूगोल की बात करते हैं। अब है पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रेशियन की बात करते हैं। ठीक है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन या इथ्रियन सी की बात करते हैं, हाँ ऐसे कह सकते हैं। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रेशियन की बात करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है कि नहीं, एक मिनट इसको मैं हटा देता हूँ, एक मिनट साथियों। चलो ये देखिए, आप देख सकते हैं पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रेशियन की बात करते हैं, इथ्रियन सी की बात करते हैं, दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। तो इस पुस्तक के बारे में अगर मैं आपसे कहूँ ना, वैसे अगर आप देखें तो इस पुस्तक के जो लेखक रहा है ना, अज्ञात रहा है, लेकिन इसको हमने एक तरह से इस व्यक्ति के बारे में सर्च किया हुआ है। विलियम एच शॉप की बात करते हैं तो इसने इस पुस्तक के लिखा हुआ है। दरअसल इसके बारे में बात करते हैं तो एक नाविक था, हिंद महासागर में यात्रा करने वाला एक नाविक था, इसने इस पुस्तक के बारे में लिखा है। याद रखिएगा, 100% एक पूछा जा सकता है, 100% आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो भूलिएगा नहीं। अब चीन के यात्रियों के बारे में देख लेते हैं कि चीन से कौन कौन लोग आए थे, जो कि भारत के इतिहास के बारे में वे क्या कहते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, भेनसांग की बात करते हैं, जो कि हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। किसके समय में भारत आया था, तो हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। तो भेनसांग का नाम याद रखिएगा। तो भेनसांग जो था दोस्तों भारत में कब आया था, तो भेनसांग जो था भारत में हर्षवर्धन के समय में आया था। और इसने लगभग अगर आप देखें तो नालंदा विश्वविद्यालय में 16 वर्षों तक इसने अध्ययन किया है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो नालंदा विश्वविद्यालय में इसने 16 वर्षों तक अध्ययन किया है। और इसने हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपाधि दिया हुआ है। तो ये भी हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि शिलादित्य की उपाधि किसने दिया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, शिलादित्य की बात करते हैं साथियों। अब सही होगा ना, कई बार कैमरा थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया था, इसकी वजह से मुझे लग रहा था कि चीजें कटती जा रही हैं, तो अब सही हो गया होगा। ठीक, चलिए तो शिलादित्य की बात करते हैं। शिलादित्य की उपाधि किसने दिया था हर्षवर्धन को, वो दिया था वेनसांग ने दिया था। इसकी पुस्तक का नाम याद रखिएगा, सी यूकी किसकी पुस्तक है, तो वेनसांग की बात करते हैं। तो वेनसांग की बात करते हैं तो वेनसांग जो था वो चीन का एक यात्री था जिसने पुस्तक कौन सी लिखा था, सी यूकी। याद रखिएगा, आपके एग्जामिनेशन में एकाध न एकाध प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, या एकाध प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में बन जाएगा दोस्तों किताबों से। एक क्या मैं कहता हूं, दो तीन क्वेश्चन बन सकते हैं किताबों से,
वो भी प्राचीन जो प्राचीन काल में जो किताबें हैं, या कह सकते हैं कुल मिलाकर जो इतिहास की किताबें हैं, वहां से एक दो क्वेश्चन तो जरूर बन सकता है। इसलिए आपको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है, और आपने अगर किसी चीज को नजरअंदाज कर दिया तो एक क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। अब बात करते हैं सुंग युन की, बात करते हैं सुंग युन की बात करते हैं। तो सुंग युन जो था चीन का लेखक था, और इसने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियों के बारे में, यानी कि बौद्ध धर्म के बारे में इसने जानकारी हासिल की थी। इत सिंह की बात करते हैं तो जो 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था, इसके बारे में बात करते हैं तो इसने क्या किया था, इसके बारे में बात करते हैं तो इसके बारे में बात करते हैं तो नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के समय, मतलब इस समय भारतीय इतिहास के बारे में इसने जानकारी दिया हुआ है। तो इति सिंह के बारे में ध्यान रखिएगा, जो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताता है, और साथ ही साथ विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में भी ये बताता है। ठीक है, अब है कुछ अरब से आए हुए यात्रियों की बात करते हैं। तो जो अरब से आए हुए यात्री हैं, जैसा कि बात करते हैं, एक तो अलबर्नी की बात करते हैं, जो कि महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। किसके समय में, किसके साथ भारत आया था, तो महमूद गजनवी के बारे में। ये वही महमूद गजनवी है जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, एक बार भी नहीं आ रहा। और इसके बारे में बात करते हैं तो महमूद गजनवी ने 1025 में एक फेमस युद्ध किया था या आक्रमण किया था, वो था गुजरात के सोमनाथ मंदिर की बात करते हैं। तो सोमनाथ मंदिर पर इसने एक तरह से सबसे प्रसिद्ध आक्रमण किया था, और यहाँ से बहुत सारा धन लूटा था। ठीक है, तो ये मैं जब आपको मीडियल हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब मैं अच्छे से बताऊंगा। इसको अरबी फारसी और संस्कृत का अच्छा ज्ञान था। तो ध्यान रखिएगा, अलबर्नी के बारे में बात करते हैं तो इसको किसके बारे में जानकारी थी, कौन कौन सी भाषा के बारे में बात करते हैं, तो अरबी की भी जानकारी थी, फारसी की भी जानकारी थी, और संस्कृत की बात करते हैं तो संस्कृत के बारे में भी इसे जानकारी दोस्तों थी। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो अलबर्नी के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी पुस्तक की, बात करते हैं तहकीक ए हिंद। तो इसकी पुस्तक कौन सी है, तहकीक ए हिंद की बात करते हैं, जिसे भारत की खोज के नाम से भी जाना गया है। तो इसने भारत के उस इतिहास के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुलेमान की बात करते हैं तो इसकी रचनाओं से हमें प्रतिहार और पाल के राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। तो सुलेमान की बात करते हैं, सुलेमान की बात कर लेते हैं। तो सुलेमान की किताब से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो सुलेमान की किताब से हमें प्रतिहार की बात करते हैं और पाल राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। अल मसूदी की बात करते हैं तो अल मसूदी की किताब जो है दोस्तों वो है मुरू रज जहक की बात करते हैं, और इसने भारतीय समाज के सजीव चित्रण के बारे में इसने जानकारी दी हुई है। तो इसकी किताब ही याद रख लीजिएगा, बहुत है। ठीक है, तो जितने भी किताबों के बारे में जितने भी किताबें थी उनके बारे में हमने बता दिया, जो यात्री विदेशों से आए थे उनके बारे में हमने बता दिया। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य के बारे में, यानी कि जो उत्खनन के माध्यम से हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। जैसा कि बात करते हैं पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत हम देखेंगे अभिलेख की बात करते हैं, मुद्रा की बात करते हैं, स्मारक की बात करते हैं। ठीक है, तो अभिलेख का मतलब हो जाता है जो रिकॉर्ड होता है या पत्थरों पर लिखे गए जो लेख होते हैं उन्हें शिलालेख कहा जाएगा, या कह सकते हैं अभिलेख भी कह सकते हैं। ठीक है, और एक तरह से अगर आप देखें मुद्रा की बात करते हैं या स्मारक की बात, ताम्र पत्रों पर लिखे गए तो ताम्र पत्रों पर लिखे गए जो लेख होते हैं उसे ताम्र लेख भी कहा जाता है। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा गया है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि अभिलेखों के अध्ययन को कहा गया है पुरालेख शास्त्र कहा गया। क्या कहा गया है, पुरालेख शास्त्र कहा गया है। अभिलेख जो है पाषाण शिलाओं, स्तंभों, दीवारों की बात करते हैं, मुद्राओं या ताम्र पर खुदे जाते थे, तो अभिलेखों की बात करते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड की बात करते हैं तो ये आपको पाषाण का मतलब हो जाता है पत्थरों पर लिखे जाते थे। स्तंभों की बात करते हैं, स्तंभों को बनाकर उस पर कुछ चीजें लिखी जाती थी। दीवारों या मुद्राओं पर या ताम्र पत्रों की बात करते हो तो उस पर अभिलेख लिखे जाते थे या खुदे जाते थे। सबसे प्राचीन अभिलेख ये वाला आ चुका है, ये वाला आपके एग्जाम में आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा। सबसे प्राचीन जो अभिलेख है बुगाज कोई प्राप्त अभिलेख है। ठीक है, तो बुगाज कोई का नाम याद रखिएगा। तो बुगाज कोई जो है एशिया यानी कि मध्य एशिया के एक तरह से अभिलेख है। तो आपको इतना याद रखना है, सबसे प्राचीन एक तरह से अभिलेख कौन सा है, तो बुगाज कोई का नाम ध्यान रखना है। एरण अभिलेख ये वाला भी आपके एग्जाम में आ चुका है। एरण अभिलेख की बात करते हैं जिसमें सेनापति भानुगुप्त की बात करते हैं, तो इनकी पत्नी के
मरने का उल्लेख मिलता है और जिससे ये पता चलता है सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है। तो सती प्रथा के बारे में हमें जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो एरण अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है, याद रखिएगा। चलिए अब मुद्रा की बात करते हैं। तो प्राचीन राजाओं द्वारा ढलवाए गए सिक्कों से भी प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। वो बातें तो बिल्कुल ही सत्य है। प्राचीन सिक्कों को क्या कहा गया है? आहत सिक्के कहा गया है। तो प्राचीन सिक्कों की बात करते हैं तो आहत सिक्के कहा गया है। और इन्हें करसापड़ ग्रंथों में इन्हें करसापड़, पुराण, धरण, सतमान आदि के नामों से भी जाना गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, अधिकांश जो आहत सिक्के रहे हैं, मतलब देखिए आहत सिक्कों को पंच मार्ग कॉइन्स कहा गया है, ठीक है। तो अधिकांश जो आहत सिक्के रहे हैं वे चांदी के टुकड़े रहे हैं जिन पर विभिन्न आकृतियां अंकित की गई थी। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का जो कार्य शुरू किया गया था यमन शासकों द्वारा किया गया था। तो सिक्कों की बात करते हैं, कॉइन्स की बात करते हैं, तो इस पर लिखने का कार्य सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों? तो यमन शासकों ने किया था। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को क्लास बेहतर लग रही है, यदि आप लोगों को लग रहा है कि हाँ वाकई में प्रवीण सर बहुत अच्छे से मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मुझे पता है कि आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, मुझे आप सभी लोगों पर बिल्कुल भरोसा है। आप लोग हमारा भरोसा नहीं तोड़ेंगे, इस बात की तो मुझे पूर्ण विश्वास है। तो दोस्तों आप सभी लोग क्या करिए, हमारे द्वारा जितनी भी क्लासेस शेयर की जाए वे सारी क्लासेस देख डालिए कैसे भी करके। मैं कहता हूं कि जैसा भी हो, जहां पर भी टाइम मिले, जब टाइम मिले जरूर देख डालिए। आप एक दो बार देख लेंगे ना, निश्चित तौर पर आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद मैं एमसीक्यू लाकर दे दूंगा और वन लाइनर दे दूंगा, सारी चीजें आपको मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे। बहुत जल्द मैं करंट अफेयर्स की एक वीडियो जारी करने वाला हूं, फिर उसके बाद दूसरी वीडियो जारी कर दूंगा। 2 वीडियो में कंप्लीट आपका करंट अफेयर्स हो जाएगा। चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं। समतल सिक्कों के बारे में एक बात बता ही दिया, मुद्राओं से ही प्राचीन लेखों के बारे में जानकारी मिलती है। भारत की गणराज्य के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। कनिष्क के सिक्कों से हमें बौद्ध धर्म के अनुयायी होने का प्रमाण मिलता है। तो कनिष्क के सिक्के से हमें जानकारी मिलती है कि कनिष्क भी बौद्ध धर्म को मानता था, यानी कि उसका बौद्ध धर्म का फॉलोवर था। समुद्रगुप्त की बात करते हैं तो बीड़ा बजाते बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्कों के बारे में संगीत प्रेमी होने का साक्ष्य बताया गया है। और ये वही समुद्रगुप्त है जिसे भारत का नेपोलियन कहा गया है। क्या कहा गया है? भारत का नेपोलियन कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा, भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? तो भारत का नेपोलियन कहा गया है दोस्तों, समुद्रगुप्त का कहा गया है। अब है पांडिचेरी की बात करते हैं तो इसके ही नजदीक अगर आप देखेंगे तो अरिका मेडू से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो ये याद रख लीजिएगा, अगर सबसे कोई कठिन क्वेश्चन बना तो समझ लीजिए यही बनेगा, ठीक है। कि पांडिचेरी के पास में हमें कौन से सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो रोमन सिक्के प्राप्त हुए। कहां से? अरिका मेडू की बात करते हैं, यहां से हमें रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। अब स्मारक के बारे में बात करते हैं तो स्मारक के अंतर्गत पुराने मंदिर, मूर्तियां, इमारतें, ये सब चीजें आ जाती हैं जो कि विभिन्न युगों के बारे में, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों के बारे में हमें जानकारी देती है। छोड़ दीजिए। उत्तर भारत की मंदिर जो है, इनके शैली की बात करते हैं तो उत्तर भारत की मंदिर का निर्माण जो है, निर्माण शैली को क्या कहा गया है? नागर शैली कहा गया है। सॉरी, उत्तर भारत में जो मंदिरों का निर्माण किया गया है दोस्तों, वो किस शैली के तहत किया गया है? नागर शैली के तहत किया गया है। किस शैली के तहत किया गया है? नागर शैली के तहत किया गया। और दक्षिण भारत के मंदिर का जो निर्माण किया गया है, किस शैली के तहत किया गया है? द्रविड़ शैली के तहत किया गया है। और जब हम क्या करते हैं, नागर शैली को, जिन मंदिरों में हम क्या करते हैं, नागर शैली का भी थोड़ा सा लक्षण दिखाते हैं, और साथ ही साथ हम द्रविड़ शैली का भी उसमें थोड़ा सा लक्षण डाल देते हैं, तो फिर इन दोनों शैली को मिलाकर क्या कहा जाता है? बेसर शैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेसर शैली कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, बहुत सारे छात्र नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन अभी इतना समझ ले, आगे मैं आर्ट एंड कल्चर करवा दूंगा एक आध दिन, तो समझ में आ जाएगा। आइए हम थोड़ा से बात कर लेते हैं, अब हम एक नए पीरियड के बारे में चलते हैं, वो है प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। आइए हम समझते हैं। देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल की बात करते हैं तो इसे प्री हिस्ट्री पीरियड आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कालखंड जिसका कोई लिखित प्रमाण आपको ना मिले, ऐसे कालखंड के बारे में बात करते हैं जिसका लिखित प्रमाण आपको ना मिले, ठीक है, उस काल को क्या कहा जाता है? प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तो उस काल को क्या कहा जाता है? प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। जैसे कि पाषाण काल का इतिहास की बात करते हैं तो वो प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आप सोचिए,
जब लोगों को पढ़ने लिखने की जानकारी ही नहीं थी, लोग खुद तो अपना पहनना ओढ़ना खाना पीना तो जानते नहीं थे, तो वे लिखेंगे क्या? सोचिए एक बार, जब लोगों को खुद नहीं पता था कि मुझे क्या पहनना चाहिए और क्या खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, जो खुद एक तरह से शिकारी जीवन जी रहा है, जो खुद एक तरह से यदि आप देखें तो शिकारी जीवन जी रहा है, जो खुद पेड़ पौधों से जो फल फ्रूट्स प्राप्त हो रहे हैं उसको खा रहा है, कभी वो पेड़ों के एक तरह से अगर आप देखें, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, थोड़ा से आप मुझे समय दे दीजिए, एक मिनट, कहीं जाइएगा नहीं आप लोग। एक मिनट साथियों, नहीं तो ये पूरी मैराथन क्लास गड़बड़ हो जाएगी, स्टॉप होने वाली है। दरअसल अगर आप देखते हैं, एक मिनट साथियों, क्या हो गया? एक मिनट भाई, थोड़ा सी गड़बड़ हो रहा है मामला। इसको मैं रोक नहीं सकता। चलिए बात करते हैं, बीच में 1 मिनट का मुझे लगता है कि थोड़ा सा सेशन ऊपर नीचे हो गया होगा, लेकिन क्या हुआ था कि लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया था, और जिसकी वजह से क्या था कि इन्वर्टर से जो लाइट थी अपने आप से ही कट हो गई थी। तो चलिए कोई बात नहीं, इतना तो आप मैनेज कर ही सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, यानी कि प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम जान रहे थे कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहा गया है। तो प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं तो हमने आपको बताया कि ऐसा कालखंड जिसका लिखित प्रमाण हमें नहीं मिलता है, ऐसे काल को क्या कहा गया है? प्रागैतिहासिक काल कहा गया है। जैसा कि बात करते हैं पाषाण काल की बात करते हैं, जैसा कि बात करते हैं पाषाण काल की बात कर लेते हैं। तो पाषाण काल की बात करते हैं तो इस समय लोगों को खुद पढ़ने लिखने की, खुद खाने पीने की जानकारी नहीं थी, यहाँ तक कि पहनने ओढ़ने की जानकारी नहीं थी, तो वे लिखेंगे पढ़ेंगे क्या?
और साथ ही साथ अगर आप देखें तो इस समय के जो लोग थे वे शिकारी जीवन जी रहे थे। ठीक है, तो इसलिए इस काल को क्या कहा गया है, प्रागैतिहासिक काल कहा गया है, क्योंकि इसमें लिखित प्रमाण कोई नहीं मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं कि हम बात कर लेते हैं हम ऐतिहासिक काल के बारे में, यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं, एक मिनट साथियों, इसे इतिहास का विभाजन कहा गया है। क्या कहा गया है, इतिहास का विभाजन। हेडिंग हमने नहीं छोड़ डाला था, तो इतिहास का विभाजन की बात करते हैं, इतिहास के विभाजन की बात करते हैं। तो इतिहास के विभाजन की बात करते हैं तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो पहली बात कर लेते हैं दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं। दूसरी बात कर लेते हैं तो दूसरी बात करते हैं तो ऐतिहासिक काल की बात करते हैं। तो दूसरा काल कौन सा माना जाता है, ऐतिहासिक काल। और तीसरी बात करते आद्य ऐतिहासिक काल इसे माना जाएगा। एक मिनट, आद्य ऐतिहासिक काल। फिर तीसरा काल कौन सा हो जाता है, ऐतिहासिक काल हो जाता है। देखें अगर आप देखें तो इतिहास के विभाजन के तौर पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। तो इतिहास को विभाजन के तौर पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो पहला जो काल माना जाता है दोस्तों, वो माना जाता है प्रागैतिहासिक काल, जिसे क्या कहा जाता है, प्री हिस्ट्री पीरियड कहा जाता है। दूसरा काल कौन सा हो जाता है, आद्य ऐतिहासिक काल की बात करते हैं, जिसे प्रोटो हिस्ट्री पीरियड बोला जाता है। और तीसरे काल की बात करते हैं तो तीसरा काल कौन सा हो जाता है, ऐतिहासिक काल, जिसे हिस्टोरिकल पीरियड माना जाता है। तो दोस्तों अगर आप देखें तो प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं तो प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा गया है जिस समय लोगों को लिखने पढ़ने की जानकारी नहीं थी और साथ ही साथ किसी भी तरह से हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। उस काल को क्या कहा जाता है, प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। जैसा कि बात करते हैं पाषाण काल की बात करते हैं या पाषाण काल के इतिहास की बात करते हैं, ये जो है प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल की बात करते हैं। तो उस समय लोगों को पढ़ने लिखने की तो जानकारी थी, अर्थात कहने का मतलब ये है कि वे लोग जो मतलब इस काल में रह रहे थे या इस काल में जिनका जीवन चल रहा था या इस काल में जो लोग एक तरह से रह रहे थे, उनके बारे में बात करते हैं तो वे लोग लिखना पढ़ना तो जान गए थे, लेकिन उनकी जो लिखावट थी यानी कि उनके लिखने की जो कला थी उसको हमारे इतिहासकार नहीं पढ़ पाए। क्यों नहीं पढ़ पाए, क्योंकि अगर आप देखें तो ये लोग जो लिखते थे वे चित्रों के माध्यम से लिखते थे और उसे बोला जाता था भाव चित्रात्मक माध्यम बोला जाता था। क्या बोला जाता था, भाव चित्रात्मक माध्यम बोला जाता था। कहने का मतलब ये है कि अगर आप देखें तो चित्रात्मक की बात करते हैं तो इन लोगों को जो भी लिखना पढ़ना होता था वे अपने भाव को प्रकट कर देते थे चित्रों के माध्यम से। ठीक है, तो इसका अर्थ हमें कभी भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिर ये लिखते क्या थे और पढ़ते क्या थे। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं तो इस समय जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखते हैं तो सिंधु